आजाद बोल इंडिया की इस वीडियो रिपोर्ट में आप देखेंगे अमेरिकी जहाजों पर हुथीस के बड़े हमले का अलर्ट, रेड सी के फिर सुलगने के आसार, ईरान ने मिसाइल अपग्रेड का ऐलान किया, डिफरेंस हुई और ज्यादा खतरनाक। मीटिंग से पहले ईरान हुआ एक्टिव, अरब मुल्कों से सीधा तालमेल, अमेरिका का ठंडा जवाब, कोशिश करेंगे, गारंटी नहीं दे सकते। स्कूल ट्रिप पर गई फलस्तीनी लड़कियों और लड़कों पर हुआ गैस अटैक, वेस्ट बैंक के सेटलर्स की दहशत जारी। रफा बॉर्डर का गेट खुला, लोग लौटे, शहर मलबा निकला तो आंसुओं में खुशी और गम का फासला हो गया खत्म। और लेबनानी प्रेसिडेंट का बड़ा इल्जाम, आईडीएफ ने खेतों पर जहरीले केमिकल छिड़के, इसराइल को अदालत में खींचने का प्लान। शुरुआत करते हैं इस शो की एक बड़ी खबर से। यमन के हुतीस बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। यह रिपोर्ट आने के बाद 5 फरवरी को इसराइल और अमेरिका एक नए अलर्ट लेवल पर चले गए हैं। सबसे पहला निशाना रीजन में मौजूद अमेरिका के नेवी के जंगी जहाज बन सकते हैं। तो सवाल यह उठता है कि क्या रेड सी फिर से सुलगने वाला है? आइए इस खबर को समझते हैं, क्योंकि सुनने से बेहतर होता है समझना। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से एक बड़ी हलचल वाली खबर आई। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि यमन के हुथीस लाल सागर यानी रेड सी में अमेरिकी जंगी जहाजों पर दोबारा हमले शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही इजरायली सिक्योरिटी असेसमेंट ये कह रही है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर कोई मिलिट्री स्ट्राइक की तो हुथीस इसराइल की तरफ भी मिसाइल और ड्रोन अटैक फिर से चालू कर सकते हैं। इसराइली ब्रॉडकास्टर है कान, उसके मुताबिक इस सिनेरियो को लेकर इसराइल का डिफेंस सेटअप पहले से अलर्ट मोड में है और ये इनपुट मिलने के बाद अलर्टनेस और ज्यादा बढ़ गई है। आईडीएफ का चीफ है इयाल जामिर, उसने एक खास मीटिंग की और यमन से आने वाले खतरे पर फोकस किया है और टारगेट बैंक दोबारा तैयार रखने का ऑर्डर दिया है, यानी अगर लड़ाई फैली तो जवाब भी तैयार है। उधर अमेरिकी इनपुट यह भी कह रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच अगर सीधी टक्कर हुई तो हुथीस खुलकर ईरान के साथ खड़े होंगे। और क्या खड़े, दीवार के साथ नहीं खड़े होंगे, वो तो ऐलान कर चुके हैं। एक यमनी सोर्स जो हुथीस के खिलाफ है, उसने अमरीकी साइड को यह बताया है कि अंसरुल्लाह मूवमेंट यानी कि हुथीस का ग्रुप ऑपरेशनल लेवल पर फिर से एक्टिव होने की तैयारी कर रहा है, खासकर लाल सागर और अरेबियन सी में। दिलचस्प टाइमिंग यह है कि कुछ ही घंटों बाद ओमान में अमेरिका और ईरान की मीटिंग शेड्यूल है, लेकिन ट्रंप बार बार मिलिट्री ऑप्शन खुला है ये बात कहते हैं, तो उसकी भी तैयारी रखनी है। अगर मीटिंग नाकाम रही, अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए, तो हुथीस भी पहले से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में पूरा रीजन बारूद के ढेर पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। एक स्ट्राइक होने भर से कई फ्रंट खुल सकते हैं। ऐसे में यमन के हवाले से किया जा रहा यह दावा कहीं ईरान के साथ हुथीस पर हमले करने की एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट तो नहीं है, ऐसे भी सोचना चाहिए। वैसे हुथीस पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो ईरान के लिए मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। अगर हमला हुआ तो फिर कई मोर्चों पर जंग होगी। फिलहाल इस ताज़ा खबर ने रीजन में टेंशन को मजीद बढ़ा दिया है। अब अगली खबर सुनिए, ये तो और अहम है। ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के अपग्रेड होने का ऐलान कर दिया है। साथ ही कहा है कि अब उसकी डेटरेंस और खतरनाक हो चुकी है। दोस्तों, ये एक बड़ा ऐलान है जिसकी झलक हमने पिछली नई मिसाइल सिटी वाले वीडियो में आपको दे दी थी। वो खबर अब कंफर्म हो गई है क्योंकि ईरानी अखबारों ने इसे छाप दिया है। खबर यह है कि ईरान के टॉप जनरल ने खुलकर कहा है कि मुल्क की बैलिस्टिक मिसाइल ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और असरदार हो चुकी है और यही उसकी नई डिटरेंस शील्ड यानी ढाल है। आईआरजीसी की एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, एक मिसाइल शहर के दौरे पर ईरानी आर्म फोर्सेस के चीफ अब्दुल रहीम मौसवी ने दावा किया कि टेक्निकल लेवल पर बड़े अपग्रेड के बाद ईरान अब दुश्मनों को रोकने की ताकत कई गुना बढ़ा चुका है। उनके साथ आईआरजीसी एयरोस्पेस कमांडर भी मौजूद थे इस दौरे के दौरान, और इस दौरान जो दिया गया था मैसेज वो पूरी तरह से क्लियर था कि अगर हमला हुआ ईरान पर कोई तो जवाब सिर्फ डिफेंसिव नहीं होगा बल्कि कुचल देने वाला होगा। 5 फरवरी को आई खबर के मुताबिक मौसवी ने कहा कि हाल की 12 दिनों की जंग के बाद ईरान ने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन ही बदल दी है। अब पॉलिसी डिफेंस से ऑफेंसिव की तरफ शिफ्ट है, यानी डिफेंस नहीं करेंगे, सिर्फ ऑफेंस पर भी हम पूरी प्लानिंग लिए बैठे हुए हैं और फोकस है एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर, यानी ऐसी जंग जिसका जवाब दुश्मन सीधे तरीके से दे ही ना सके। तो क्या ईरान ने तैयारी की है? बड़ी खतरनाक बातें हैं ये तो।
ईरानी जनरल का कहना था कि ईरानी फोर्सेस अब किसी भी गलती या गलत अंदाजे का तेज और फैसला कुन जवाब देने को तैयार हैं और उन्हें दुश्मन की दिखावटी ताकत से कोई डर नहीं है। जो अब्राहम लिंकन विंकन आ गया, इससे कोई डर नहीं लग रहा, ये कहना है ईरान का। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त आया है जब रीजन पहले से ही टेंशन से भरा पड़ा है और अमेरिका अपना मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। इसराइल खुलकर स्ट्राइक की बात कर रहा है और हर तरफ जंग की आहट सुनाई दे रही है। ऐसे में ये बयान दरकिनार नहीं किया जा सकता कि अगर अगली टक्कर हुई तो खेल पिछले दौर जैसा नहीं रहेगा। सवाल अब ये है कि क्या ये ताकत जंग रोकेगी या जंग को और करीब ले आएगी। बढ़ते आगे, मीटिंग से पहले ईरान एक्टिव हो गया है और अरब मुल्कों को लाइव अपडेट दे रहा है। अमेरिका के साथ बड़ी न्यूक्लियर मीटिंग से ठीक पहले ईरान पूरा रीजनल फ्रंट टाइट करता हुआ दिख रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने दोस्त अरब मुल्कों जैसे मिस्र है, ओमान है और कतर है, इन सब के हम मनसबों यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उन्हीं के ओहदे के बराबर हैं, उन सब से अलग अलग फ़ोन पर बात की और पल पल की अपडेट उन्हें शेयर की। इस बातचीत में रीजन की ताज़ा सूरत हाल और इंटरनेशनल हालात पर रिव्यू हुआ। ये साफ इशारा है कि ईरान इस मीटिंग के लिए अकेले नहीं लड़ रहा, बल्कि अपने अरब कनेक्शन को साथ रखकर चल रहा है। ईरान को भी अरब मुल्कों की उतनी ज़रूरत है जितनी अरब मुल्कों को ईरान की। इससे पहले अब्बास अरागची खुद अनाउंस कर चुके हैं कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर बातचीत ओमान की कैपिटल मस्कट में जुमे की सुबह करीब 10 बजे होगी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके ओमान का शुक्रिया भी अदा किया कि उसने मीटिंग के लिए पूरा इंतजाम किया था। उनकी इस ट्वीट से सिर्फ 1 घंटे पहले ये खबरें छप चुकी थीं कि मीटिंग कैंसिल हो गई है, ईरान राजी नहीं हो रहा। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि बैकडोर डिप्लोमेसी फुल स्पीड में है, फोन लाइनें गर्म हैं और हर कदम नापा जा रहा है। अब देखना यह है कि ये तालमेल जो अरब और ईरान का बन रहा है वो ईरान को टेबल पर मजबूत करेगा या मीटिंग के बाद रीजन में एक नई खींचतान शुरू हो जाएगी। अब अमेरिका क्या कर रहा है वो भी तो जान लीजिए। मीटिंग से पहले अमेरिका का एक मैसेज आ गया है। कहा है कि भैया हम कोशिश करेंगे, गारंटी नहीं दे सकते कि बात कामयाब हो जाए। अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत पर साफ कहा है कि मीटिंग को वो कोई रियायत नहीं मानते, लेकिन अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है। रूबियो ने माना कि यह भी साफ नहीं है कि ईरान के साथ कोई डील हो पाएगी या नहीं, मगर अमेरिका एक कोशिश करके जरूर देखेगा। यानी एक तरफ दरवाजा खुला रखा गया है, दूसरी तरफ शक भी बरकरार है। यह बयान बता रहा है कि भरोसा कम है, लेकिन चैनल बंद करने का रिस्क भी अमेरिका नहीं लेना चाहता। यानी रास्ता बंद करने का, चैनल का मतलब यूट्यूब या न्यूज़ चैनल नहीं होता। अब सवाल वही पुराना है, क्या ये कोशिश सच में डील तक पहुंचेगी या फिर एक और नाकाम राउंड के बाद टेंशन और बढ़ जाएगी, जैसा हम इससे पहले भी देख चुके हैं। अब खबरें फ़लस्तीन से। स्कूल ट्रिप पर गए फ़लस्तीनी बच्चों पर नाजायज़ यानी इलीगल सेटलर्स ने गैस अटैक कर दिया और इस खबर ने हम सबको हिला कर रख दिया है, जिसने सुना है। इस वीडियो में कम से इन फ़लस्तीनी लड़कियां भी हैं, जिसकी वजह से इस वीडियो को ब्लर रखा गया है। वेस्ट बैंक के सकनीन में इब्न खल्दून अरब स्कूल के बच्चों की एक आम स्कूल ट्रिप अचानक दहशत में बदल गई जब यहूदी मिलिशिया से जुड़े नाजायज सेटलर्स ने स्टूडेंट्स के ग्रुप पर हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को घेरा गया, गालियां दी गईं, मारा गया और उन पर गैस स्प्रे कर दिया गया, जिसके बाद कई बच्चे जमीन पर गिर पड़े और चीखते हुए अस्पताल पहुंचाए गए। लड़कियां लड़के सब पीटे गए। स्कूल ट्रिप पर गए ये स्टूडेंट्स निहत्थे थे, लेकिन हमला करने वाले पूरी तैयारी के साथ आए थे। इलाके में मौजूद लोगों का कहना है कि हमला इतना अचानक हुआ था कि टीचर्स भी बच्चों को बचाने में देर से पहुंच पाए और कई स्टूडेंट्स को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की हालत में इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना पड़ा। अगर इसका उल्टा हुआ होता दोस्तों, तो इसराइल और हमारे यहाँ पलने वाले उसके आशिक लंगूर इसे टेररिस्ट अटैक बुलाने लगते। अब सोचिए कि फ़लस्तीनियों के साथ क्या होता है, वो क्यों गुस्से में रहते हैं लोगों के खिलाफ जो उनकी ज़मीनों पर आकर 70 साल पहले बसे। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब ऐसे सेटलर ग्रुप खुलेआम हमला करते पकड़े गए हों या कैमरे में दर्ज हुए हों, लेकिन हर बार की तरह सवाल वही खड़ा है, इन हमलों को रोकने वाला आखिर है कौन और कब तक बच्चे भी इस नफरत की आग में झोंके जाते रहेंगे? ये कौन है जो लड़कियों तक पर हमला करते हैं?
ایک اور خبر غزہ سے۔ رفح بارڈر کا گیٹ کھلا، لوگ لوٹے مگر گھر نہیں ملا۔ رفح کراسنگ کھلنے کے بعد جو لوگ مہینوں سے غزہ سے باہر پھنسے ہوئے تھے، ان میں سے 25 فلسطینی بدھ کی رات کو واپس اپنی زمین پر پہنچے۔ واپسی کا یہ لمحہ کاغذ پر راحت لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک ٹوٹے شہر سے سامنا کرنے جیسا ہے۔ لوگ گھر لوٹے، لیکن گھر ملبے میں بدلا ہوا ملا۔ پورے محلے اجڑے پڑے ہیں۔ جن دروازوں پر دستک دینے کی امید تھی، وہاں کئی نام اب صرف قبروں میں بچے ہیں۔ اپنوں سے ملاقات ہوئی تو لوگ گلے بھی لگے اور روئے بھی۔ خوشی اور ماتم ایک ہی سانس میں گھلا ہوا تھا۔ غزہ میں واپسی اب صرف لوٹنا نہیں، اپنے نقصان کی گنتی سے دوبارہ گزرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر لوگ لوٹ بھی آئیں تو کیا غزہ کبھی پہلے جیسا لوٹ پائے گا؟ یہ سوال بڑا ہے، یہ سوال آپ کے سامنے بھی کھڑا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ لبنان کے پریزیڈنٹ جوزف اون نے الزام لگایا ہے کہ اسرائیلی جہازوں نے ساؤتھ لبنان کے کھیتوں اور باغوں پر زہریلے کیمیکلز چھڑکے اور انہوں نے اسے سیدھا انوائرمنٹ اور ہیلتھ کرائم بتایا۔ جوزف اون نے کہا یہ لبنان کی سرزمین پر کھلی زیادتی ہے اور عام لوگوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنے جیسا ہے۔ لبنانی پریزیڈنٹ نے فارن منسٹری کو حکم دیا ہے کہ کھیتی، ماحول اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر پورا ڈاکیومنٹڈ کیس تیار کیا جائے تاکہ انٹرنیشنل فورم پر اسرائیل کے خلاف لیگل اور ڈپلومیٹک ایکشن لیا جا سکے۔ لبنان اب اس معاملے کو سیدھا گلوبل عدالتوں تک لے جانے کی تیاری میں ہے۔ لبنان بس یہی کر سکتا ہے۔ فوج ہے اس کے پاس، لیکن وہ اپنی سرحدوں سے IDF کو باہر نہیں نکال پا رہا، تو عدالتوں کا ہی سہارا بچا ہے۔ ایک دو خبریں جو ہم نے ایران کی نہیں لیں وہ یہاں لے لیتے ہیں، کیونکہ اس دوران زیادہ ہو جاتی ہیں تو کئی خبریں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ایک ہیڈ لائن یہ آئی کہ ایران US ٹاکس بیک آن ایز ٹرمپ وارنز سپریم لیڈر۔ رات خبر آئی صبح کے قریب تو کہ بات چیت بگڑ گئی ہے، نہیں ہوگی۔ ہم نے وہ خبر بنائی، وہ جب تک ایڈٹ ہو رہی تھی خبر آئی نہیں اب یہ بات چیت ہوگی، تو ہم نے وہ خبر بنائی۔ اب اس بیچ جو ہوا ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ عرب ملکوں نے امریکہ پر یہ پریشر ڈالا کہ ایک بار ایران سے بات تو کرو یار۔ وہ نہیں چکر کیا تھا بات بگڑنے کا کہ یہ کہہ رہے تھے نان نیوکلیر مٹیریل پر بھی بات چیت کرو۔ امریکہ کہہ رہا تھا، مطلب نان نیوکلیر مٹیریل جو نیوکلیر نہیں ہے، یعنی کہ بیلسٹک میزائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیلسٹک میزائلیں روکو اور ایکسس آف ریسٹرنس کو سپورٹ کرنا بند کرو۔ ایران نے کہا یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ بولے ڈیل اور نو ڈیل، ایران بولا نو ڈیل۔ یہ خبر آئی، ہوا یہ۔ پھر عرب ملک بھاگے، ترکی وغیرہ بھی بھاگے اور بات سنبھالی گئی۔ اب یہاں جو پیش کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے وہ یہ کہ ایران اور امریکہ واپس ڈیل پر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹرمپ نے وارننگ دی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو کہ اب آپ کو اپنی فکر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ کہا ہے کہ تمہیں فکر مند رہنے کی ضرورت ہے، ٹرمپ نے رات کہا ہے۔ تو کہا کہ اس دھمکی کے بعد ایران سے بات چیت فوراً واپس پٹری پر آ گئے ہیں۔ اسرائیل سے نسبت رکھنے والے ایک ایکس ہینڈل نے کہا ہے کہ اسرائیلی آفیشل says Washington has urged Israel to hold off on independent military action against Iran while talks with Iran are underway۔ کہ اسرائیلی آفیشل نے بتایا ہے کہ امریکی حکومت نے، ٹرمپ کی حکومت نے اسرائیل سے یہ گزارش کی ہے کہ بھیا تم اپنے ایک طرفہ حملوں کی پلاننگ کو رد کر دو۔ اگر تم ایران پر کوئی ایک طرفہ حملہ ہماری مرضی کے بنا کرنے کی سوچ رہے تو ایسا کوئی حملہ مت کرنا، کیونکہ ابھی ہم ان سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں، یہ میٹنگ تو ہو جانے دو، پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔